सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी का डीसी आईएएस पे स्वागत करता हूं। 28 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम सबसे बेहतर और सबसे अलग अंदाज में। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए डीसी आईएएस इंस्टीट्यूट को। आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ 12 चीतों को लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नाइजीरिया, सूडान, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत ने समझौता किया है कि वो 12 चीतों को लाके कुनो नेशनल पार्क में छोड़ेगा। इससे पहले आपको पता होगा कि अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे भारत में, जिसे भी कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा गया था। अब 12 दक्षिण अफ्रीकी चीता को लाया जाएगा और उसे भी कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। ये बात साथियों हम कुनो नेशनल पार्क की करें, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुनो नेशनल पार्क के बारे में। ये नेशनल पार्क 748 किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ 4 से 5 किलोमीटर चारों ओर फोर्सिंग से कवर किया गया है इसको। दरअसल भारत में अगर चीतों की बात की जाए तो भारत में आखिरी बार जो चीता देखा गया था वो 1948 में देखा गया था और इसके बाद 1952 में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था भारत में। और 1970 के दशक में भारत में एशियन चीता लाने की कोशिश की गई थी, हालांकि ये अब तक हो नहीं पाया था। बाद में आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में डाला, जिसमें 5 जो थी वो मादा चीते थे जबकि 3 नर चीते थे। मादा चीतों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशा नाम दिया है। मध्य प्रदेश में साथियों सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जैसे मैं बात करूं पन्ना, माधव, फोसिल, कांधा, सतपुड़ा जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश अपने आप में बहुत ही खूबसूरत राज्य है, जहाँ नदियाँ, घाटी और जंगल पाए जाते हैं। आप लोग जानते होंगे मध्य प्रदेश के नीमच मंदसौर में गांधी सागर बांध परियोजना चलाई जा रही है। यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, विश्व विरासत स्थल हैं, वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें खजुराहो के मंदिर को, जिसे चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। इसके अलावा सांची का स्तूप जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, स्तूप आप लोग जानते होंगे। स्तूप एक ऐसी स्थापत्य कला है जो एक तरीके से आप ये मान सकते हो जिसे आप मुस्लिम में मकबरा कहते हो। इसे बौद्ध कालीन में स्तूप नाम दिया गया, जहाँ पर दफनाया जाता था लोगों की अस्थियां विसर्जित की गई, उसे स्तूप नाम दिया जाता है। और सांची के स्तूप जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, ये भी मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 2 शहर है साथियों, एक तो ग्वालियर शहर है और दूसरा जो शहर है वो है ओरछा। इन दोनों शहरों को भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। और मध्य प्रदेश में आपको केवल नेशनल पार्क या बहुत सारी खूबसूरत मंदिरें ही नहीं मिलेंगी, यहाँ बहुत सारी गुफाएं मिलेगी। जैसे मैं बात कर लूँ भीमबेटका गुफा का नाम आपने सुना होगा, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। भर्तहरी गुफा का नाम आपने सुना होगा, ये भी मध्य प्रदेश राज्य के भीतर आता है। और उदयगिरी गुफा का नाम आपने सुना होगा, उदयगिरी गुफा ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा बाघ गुफा आपको मिलेगा धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। तो बहुत सारे गुफाओं, राष्ट्रीय उद्यान, नदियाँ, पहाड़, घाटियों के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर साथियों। अपना अगला सवाल है कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने कितने वर्ष पुराने वाहनों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है? यानी 25 वर्ष पुराने वाहन क्या बंद हो जाएंगे, या 20 वर्ष पुराने वाहन, या 15 वर्ष पुराने वाहन, या 10 वर्ष पुराने वाहन? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 वर्ष पुराने वाहन को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब बंद करने का आदेश दे दिया गया है। हालांकि इसमें जो व्यावसायिक वाहन है और प्राइवेट व्हीकल हैं, इनको छूट दी गई है जून 2024 तक। तो जून 2024 तक उन वाहनों को छूट दे दी गई है जो व्यावसायिक वाहन हैं या जो निजी वाहन हैं।
इसके अलावा जितने भी सरकारी वाहन हैं जो 15 वर्ष पुराने, उन सभी को तत्काल बंद कर दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। अगला सवाल है साथियों की सुर्खियों में रहा, भारत के पहले सौर मिशन का क्या नाम है? विक्रमादित्य, आदित्य L1, रवि क्रांति या ऊर्जा स्त्रोतम? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आदित्य L1 जो भारत का पहला सोलर मिशन होगा। अब इसरो के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कह दिया है कि इसी वर्ष लगभग मई या जून तक आदित्य L1 भेजने की तैयारी कर रहा है भारत, जो भारत का पहला सोलर मिशन होगा। तो साथियों बात अगर साथियों इसरो की जाए तो इसरो के बारे में आप लोग नहीं जानते तो प्लीज नोट कर लीजिए आज से। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई साहब ने की थी। इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिल जाएगा। इसरो ने अपना पहला जो सैटेलाइट था आर्यभट्ट, उसे कब लॉन्च किया था? तो इसकी सही तारीख है साथियों 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के मदद से भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया। जबकि भारत का जो दूसरा सैटेलाइट था उसका नाम था भास्कर। भास्कर उपग्रह को साथियों 7 जून 1979 को भी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने में सफलता मिली इसरो को। तो इसरो को एक बहुत बड़ी सफलता थी भास्कर का, जिसने पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का एक तरीके से पूर्ण सफलता हासिल की इसरो ने। और उसके बाद पता है आपको कि 80 के दशक में इसरो ने रोहिणी नामक सीरीज चलाई, SLV आया, उसके बाद PSLV आया और आप सभी को पता है अब GSLV चल रहा है। इन सारे व्हीकल जो वाहन हैं इनके द्वारा सैटेलाइट जो व्हीकल है इनके द्वारा सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। भारत की उपलब्धियों की अगर बात करूं, इसरो की उपलब्धियों की बात करूं तो सबसे पहली बात आती है चंद्रयान फर्स्ट की। जी हाँ, चंद्रयान फर्स्ट जिसे 22 अक्टूबर 2008 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया PSLV के एक्सल वर्जन से। और इसी चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा पर पानी की पुष्टि की, बर्फ की पुष्टि की। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी भारत की वो था मंगलयान। जब मंगलयान को भारत ने पहली बार ही मंगल की कक्षा में स्थापित किया। साथियों मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हटकोटा से छोड़ा गया PSLV C5 से। इसे याद कर लीजिए, PSLV C25 से मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से छोड़ा गया। और आगे चलकर साथियों ये 24 सितंबर 2014 को इतिहास तब रचा जब सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में स्थापित हो गया। और नासा, यूरोपियन यूनियन, सोवियत संघ के बाद चौथा भारत ऐसा देश बना था जिसने मंगल की कक्षा में अपने आप को स्थापित किया। और अभी तक चाइना जैसा देश मंगल की कक्षा में प्रवेश नहीं कर सका। ये और इसके बावजूद कि हम चाइना को टक्कर देके भारत पहले मंगल की कक्षा में प्रवेश कर लिया, ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पहली बार में ही मंगल की कक्षा में हम लोग पहुंच गए, जबकि अन्य बड़े देश जिनके पास अपार संपत्ति थी वो ऐसा करने में नाकाम रहे। और इसरो की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी साथियों चंद्रयान 2। भले ही चंद्रयान 2 का हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सके, लेकिन आज भी चंद्रयान 2 हमारा जो मिशन है वो पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ, सफल है। और हम आगे चल के चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाले हैं। चंद्रयान 2 के बारे में बता दें साथियों कि 22 जुलाई 2019 को इसरो के हरिकोटा से इसे छोड़ा गया। GSLV Mark 3 जिसे हम बाहुबली के नाम से जानते हैं, ये भारत का जो रॉकेट है इसे बाहुबली के नाम से जाना जाता है, GSLV Mark 3। इससे चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद इसरो को सबसे बड़ी ख्याति तब मिली जब इसरो ने PSLV C37 की मदद से एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला राज्य बन गया। उसने रसिया का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले रसिया के नाम था जिन्होंने एक साथ 27 सैटेलाइट को अंतरिक्ष की या आप ये कहें अंतरिक्ष में स्थापित किया था। और भारत ने इस 27 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सेंचुरी बनाई और 104 उपग्रह को सफलतापूर्वक स्थापित किया। अगर आने वाले मिशन की बात करें साथियों तो आने वाले मिशन में इसरो गगनयान
लॉन्च करेगा। इस गगनयान के तहत भारत के अंतरिक्ष यात्री पहली बार अंतरिक्ष में जाएंगे। इसके अलावा आदित्य एल1 की हमने बात कर ली, और शुक्रयान भी भारत छोड़ेगा शुक्र के लिए। इसके अलावा भारत ने अपना नैविक बना लिया, आप सभी को पता है, जैसे अमेरिका का जीपीएस है, उसी तरीके से भारत ने अपना नैविक बना लिया है। तो भारत की में इसरो की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है भारत की योगदान में। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि 26 जनवरी 2023 को कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 2, 5, 6, 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा। इसमें सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उसके अलावा बालाकृष्ण दोषी साहब को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया, और दिलीप महाना बलिश जी को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो पश्चिम बंगाल के एक डॉक्टर थे। इन्होंने ORS की उपलब्धि में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसने करोड़ों लोगों को जान बचाई एक तरीके से बीपी कंट्रोल में, और बहुत सारे रोगों में इसका ORS का काम आता है, आप सभी को पता है। तो ORS के योगदान में दिलीप महाबनौली साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इस वर्ष 2023 में मैं आपको बता दूं दोस्तों, 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण जो आप जानते हो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सबसे बड़ा है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। अपना अगला सवाल है कि वर्ष 2023 में कितने जवानों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? 2, 5, 6 या 8। इसका भी सही आंसर है 6, 6 लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया साथियों। इसमें 2 सेना के जवान हैं, जबकि 4 कांस्टेबल हैं। इसमें में से सेना के जवानों की बात करूं दोस्तों, तो मेजर शुभांग को, जो डोगरा रेजिमेंट से संबंधित थे, उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा नायक जितेंद्र सिंह को भी, जो राजपूताना रेजिमेंट से संबंधित है, इनको भी कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा रोहित कुमार, जो जम्मू कश्मीर के पुलिस कांस्टेबल थे, इनको मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। हेड कांस्टेबल सोढ़ी नारायण को भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। उसके अलावा श्रवण कश्यप को भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। तो टोटल 6 लोगों को इस वर्ष कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि प्रसार भारती ने किस देश की मीडिया के साथ समझौता किया है? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या इजिप्ट? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इजिप्ट। मिस्र के राष्ट्रपति पता है अलबसेल अल्फिसी साहब भारत आए थे, और इस वर्ष गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी साहब मुख्य अतिथि थे। इसलिए इजिप्ट यानी मिस्र के साथ प्रसार भारती ने अब MOU पे समझौता किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इजिप्ट। आप सभी को पता होगा एक सवाल कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, और मिस्र में जो गीजा का पिरामिड है, ये अपने आप में बहुत फेमस है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि गीजा का पिरामिड किस देश में? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इजिप्ट या मिस्र। अगला सवाल है साथियों कि विश्व का पहला इंट्रोनोजल वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कौन सी है? जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक, भारत बायोटेक या इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया में भारत का एक तरीके से धमक हेल्थ सेक्टर में दिखाई दे रहा है। भारत बायोटेक ने दुनिया की पहली इंट्रोनोजल वैक्सीन यानी नाक से ली जाने वाली वैक्सीन का निर्माण कर लिया है, और इसे नाम दिया गया है इनकोवैक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया की पहली नोजल वैक्सीन, इंट्रोनोजल वैक्सीन का क्या नाम है? इनकोवैक, जिसे भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित किया गया है। भारत बायोटेक के बारे में आप लोग जानते हैं, कोविड में एक तरीके से जो कोवैक्सीन का टीका था भी इसी के द्वारा निर्मित किया गया था। अगला सवाल है साथियों कि किस राज्य की सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने पर कड़े कानूनों का प्रावधान किया है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, असम या हिमाचल प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम गवर्नमेंट ने यानी हेमंत बिस्वा साहब की गवर्नमेंट ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने पर कड़े प्रावधानों को लागू कर दिया, यानी सख्त से सख्त सजा दी जाएगी अब ऐसे लोगों को। ऐसा बयान दिया गया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा साहब के द्वारा। बात साथियों अगर असम की बने तो असम के बारे में आप लोग जानते होंगे
असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, जबकि राज्यपाल है जगदीश मुखी। असम की विधानसभा में जो सीटों की संख्या 126 है, जबकि लोकसभा में यहाँ से 14 लोग प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्यसभा में असम से 7 लोग। देश में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 2 बायोस्फीयर रिजर्व आपको असम में मिलेगा। एक तो है मानस बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरा है डिब्रू सुखोया बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल। डिब्रू सुखोया साथियों देश का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे आप याद कर लीजिए। तो असम राज्य के अंदर 2 बायोस्फीयर रिजर्व, मानस और डिब्रू सुखोया। मानस का नाम मानस नदी के नाम पे पड़ा है, जबकि डिब्रू सुखोया का भी नाम डिब्रू नदी के नाम पे पड़ा है। और आप सभी को पता है देश में 40 विश्व विरासत स्थल घोषित किए हैं यूनेस्को ने, जिसमें 32 जो हमारे हैं वो सांस्कृतिक हैं यानी कल्चरल हैं, 7 जो है नेचुरल हैं, जबकि एक मिश्रित है कंचनजंगा जो आपको सिक्किम में मिलेगा। इन 40 में से आपको 2 विश्व विरासत स्थल आपको असम में मिलेंगे। एक तो है मानस राष्ट्रीय उद्यान जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, और दूसरा है कंचनजंगा, ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान है। इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, यहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। जबकि अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की अगर मैं बात करूँ साथियों, तो राष्ट्रीय उद्यान ओरांग, नमेरी, मानस, काजीरंगा, पहले ये 4 राष्ट्रीय उद्यान थे। इसके अलावा डिब्रू सुखोया राष्ट्रीय उद्यान, 2 नए राष्ट्रीय उद्यान बाद में असम में जोड़े गए, एक तो रायमोना, एक दिहंग पटकई। इससे पहले भारत में भी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या थी 104। जब ये 2 जुड़े तो भारत में भी 106 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। यानी जो लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है असम का वो रायमोना और दिहंग पटकई है। और अब असम के अंदर टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं, जबकि भारत के अंदर 106। असम में साथियों सबसे बड़ी आपको पता होगा नदी द्वीप है, जिसे हम माजुली द्वीप के नाम से भी जानते हैं, इसे आप याद रखिए। असम में गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ी है, और ये पहाड़ी जो है गारो खासी जयंतिया जो जनजाति रहती है असम में, उनके नाम पे रखा गया है। और इन्हीं पहाड़ियों से टकराने के बाद जो मानसून है सबसे ज़्यादा बारिश करता है। क्षमा चाहते हैं दोस्तों, ये गारो खासी जयंतिया जो है ये मेघालय के अंदर है, गलती से निकल गया, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। दरअसल पहले मेघालय असम का हिस्सा हुआ करता था, बाद में आप सभी को पता है कि 21 दिसंबर सन 1972 में अलग कर दिया गया और एक अलग राज्य बनाया गया। तो माजुली द्वीप असम के अंदर स्थित है, जबकि गारो खासो जयंतिया जो है ये मेघालय के अंदर स्थित है। अगला सवाल है साथियों कि 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी में श्रीमद् भगवत गीता का दृश्य दिखाया गया, जिसपे अर्जुन को श्री कृष्ण के रथ पे सवार दिखाया गया और श्री कृष्ण को उपदेश देते हुए बताया गया अर्जुन को। ऐसा किस राज्य की झांकी में था? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हरियाणा की जो झांकी थी उसमें श्रीमद् भगवत गीता का दृश्य दिखाया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हरियाणा के बारे में आप लोग जानते होंगे, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है मनोहर लाल खट्टर जी, जबकि बंडारू दत्ताराय जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। हरियाणा साथियों 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है। अगर मैं बात करूं, हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है, हरियाणा उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है, हरियाणा पंजाब के साथ अपनी सीमा बनाता है, और हरियाणा दिल्ली के बारे में तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि दिल्ली को चारों तरफ से एक तरीके से हरियाणा 3 तरफ से घेर के रखा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। तो दिल्ली से तो स्पर्श ही करता है हरियाणा राज्य की अगर मैं बात करूं तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी भाषा के आधार पे, और हरियाणवी भाषा के आधार पे गठन किया गया था, आप सभी को पता होगा। और पंजाब गठित हुआ था पंजाबी भाषा के आधार पे 1 नवंबर 1966 को ही। और हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला है उसका नाम है फरीदाबाद। ये कई बार छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाता है, दिल्ली DSSP हरियाणा से संबंधित। और हरियाणा में विधानसभा में सीटों की संख्या है 90। यहाँ की लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले जो हैं, यानी लोकसभा की जो सीटें हरियाणा में वो है 10, जबकि राज्यसभा की सीटें हैं 5। और हरियाणा में जो राजभाषा है वो है हिंदी। हरियाणा में आपको मिलेगा दोस्तों पानीपत डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे पानीपत का 3 युद्ध लड़ा गया। आप सभी को पता होगा पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया था वो 1526 में लड़ा गया था, और 1526 में
बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। जबकि दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था साथियों, वो 5 नवंबर 1956 को हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि ये युद्ध जो अकबर का सेनापति था बैरम खां और शेरशाह सूरी का जो सेनापति था हेमू, इनके बीच में लड़ा गया। तो एक तरीके से हेमू और बैरम खां के बीच में 5 नवंबर 1956 को पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, जिसमें बैरम खां की विजय होती है और हेमू की हार होती है। और तीसरा जो अंतिम पानीपत का युद्ध लड़ा गया वो 14 जून 1961 को लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। इसमें हमें पता है कि अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है, मराठों की हार होती है। तो ये 3 युद्ध पानीपत के हरियाणा में जो स्थित है वहाँ पे लड़ा गया। तो आप इसे याद कर सकते हैं। और हरियाणा एक चीज़ के लिए और फेमस है क्योंकि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आपको पता है महाभारत की लड़ाई हुई थी, इसीलिए महाभारत का दृश्य झांकी में दिखाया गया। और कुरुक्षेत्र के पास ही स्थित है थानेश्वर। और थानेश्वर आपको पता है किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की राजधानी थी। साथियों, हरियाणा राज्य के गठन के लिए, इसके सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग का गठित किया गया था, एक आयोग गठन हुआ था। उस आयोग का क्या नाम है अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो उसका नाम है जेसी आयोग, जेसी शाह आयोग। न्यायमूर्ति जेसी शाह हरियाणा की सीमा निर्धारण के लिए इस कमेटी के अध्यक्ष थे। हरियाणा में आपको 2 राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे और 8 वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर इन 2 राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो एक सुल्तानपुरी या सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, और एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कलसर। तो कलसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको मिल जाएंगे हरियाणा में। जबकि इससे अलग हुआ पंजाब राज्य में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। जबकि 2 रामसर साइट आपको हरियाणा राज्य में मिल जाएगी, ये याद रख लीजिए आप। 2 रामसर साइट हरियाणा राज्य में है। एक तो है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, एक मीठे पानी की झील है, अभ्यारण्य भी है, और इसे रामसर साइट घोषित किया गया है। और दूसरा जो रामसर साइट है साथियों, वो जो सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क, सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है नेशनल पार्क है, ये भी अपने आप में रामसर साइट घोषित है। रामसर साइट के बारे में चलते चलते बता देते हैं कि ईरान शहर जो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, उस शहर का नाम था रामसर। उस शहर में 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक बैठक हुई, जहां यह तय किया गया कि एक साइट बनाया जाए। उस साइट में उन आर्द्र भूमियों को रखा जाए जो खतरे में है, जिनके संरक्षण को जरूरी है। तो इसे देखते हुए एक साइट बनाई गई जिसका नाम पड़ा रामसर साइट। और इस साइट में भारत कब शामिल हुआ अगर ये सवाल पूछा जाए तो 1 फरवरी 1981, लगभग 10 वर्ष के बाद। चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो आपको राजस्थान में मिलेगा, चिल्का झील उड़ीसा में मिलेगा, तो इनको सबसे पहले शामिल किया गया था। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल है कि दुनिया के नंबर 1 ओडीआई क्रिकेट टीम कौन सी बन गई है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत या पाकिस्तान? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अपना प्यारा भारत न्यूजीलैंड को वनडे क्रिकेट में क्लीन स्वीप करने के बाद दुनिया का नंबर 1 क्रिकेट टीम, ओडीआई यानी वनडे क्रिकेट टीम की नंबर 1 टीम बन गई है अपनी टीम भारत। भारत के बारे में आप लोग जानते होंगे, प्रेजेंट टाइम में भारत में जो सबसे बड़ी संस्था है साथियों वो है बीसीसीआई, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। 1926 में भारत आईसीसी का सदस्य बना था, जबकि आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। और आईसीसी के जो चेयरमैन है वो ग्रेग बर्कले हैं। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। और आईसीसी के सदस्यों की संख्या है 106। 106 में से 12 सदस्य जो है पूर्व सदस्य हैं, जबकि 92 जो है एसोसिएट्स हैं। जबकि बीसीसीआई की बात कर लें तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वो हैं रोजर बिन्नी, इससे पहले सौरभ गांगुली साहब थे। और भारत क्रिकेट टीम के कप्तान जो हैं वनडे के वो हैं रोहित शर्मा। और टी20 के कप्तान इस समय बने हैं हार्दिक पांड्या। हालांकि कल के मैच में जो न्यूजीलैंड के साथ खेला गया रांची में, वहां पे भारत को हार मिली,
लेकिन अंततः काफ़ी टक्कर का मैच रहा, काफ़ी मज़ा आया देखने में भी। आज का 10वां और आखिरी सवाल है साथियों कि हाल ही में किसे इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नवाजा गया है? स्मृति मंधाना स्टार प्लेयर ऑफ इंडिया, हरमनप्रीत कौर कैप्टन ऑफ इंडिया विमेन टीम, रेणुका सिंह ठाकुर या नैट सेवर जो इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, रेणुका सिंह ठाकुर को इमर्जिंग वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया। जबकि बात कर ले ऑप्शन डी नैट सेवर को, तो इन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर वीमेन टीम जो होती है वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया है नैट सेवर को। ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। जैसे जो पुरुषों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है वो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को घोषित किया गया है, जबकि महिलाओं में इंग्लैंड के खिलाड़ी नैट सेवर को घोषित किया गया है और भारत में रेणुका सिंह ठाकुर को इमर्जिंग वीमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो आईसीसी ने अपने क्रिकेट के जो लास्ट ईयर में होता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। तो ये थे आज के साथियों टॉप 10 सवाल। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। मेरे पास थोड़ा समय का अभाव रहता है साथियों, वरना मैं जब किसी राज्य के ऊपर चर्चा करता हूँ तो उसकी सभी जनजातियाँ, त्यौहार, उसके सभी राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट, पर्वत, पहाड़ियाँ, झरने, झील, नदी, बांध, मैं सब पे चर्चा करूँ, बट समय का अभाव है। फिर भी हमारे साथ आप जुड़े रहिए। अभी तक आपने DCIS को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में और बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।